Hello, my dear students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. Today we are going to discuss about class 12th standard chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 7 लेकर के आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 to 6 तक अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप इस पार्ट 7 को देखने से पहले पार्ट 1 to 6 तक का वीडियो लेक्चर एक बार आप देख लीजिए और उसके बाद फिर आप पार्ट 7 का स्टार्ट करिए। तो पार्ट 7 का वीडियो लेक्चर आज स्टार्ट होगा। तो इससे पहले जिस पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया है वो पॉइंट्स आपके क्या क्या थे ये तो आपको मालूम ही होगा कि आपके चैप्टर में फ्लावर का क्या कैरेक्टर्स है उसको डिफाइन किया गया है और उसके बाद में उसके जो कि प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस को डिफाइन किया गया है। ठीक है। और उसके साथ साथ मैच्योर एम्ब्रियो साइक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड सेल्स के। ठीक है। और उसके साथ साथ ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल्स का डायग्राम। तो ये 2-3 पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं। और साथ ही साथ इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में डबल फर्टिलाइजेशन पर डिस्कस किया था जो कि यह भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो वीडियो लेक्चर आज का पार्ट 7 शुरू करने से पहले आप इस चैनल में जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और लाइक करिए। ठीक है, जिससे कि आपकी संख्या पर्याप्त हो सके। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना इसको लाइक करें और शेयर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो बस मेरी आपसे बस यही इच्छा है कि आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 में आज डिस्कस करेंगे हम किस पार्ट को, चूँकि हमने डबल फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो पे डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद नंबर आता है किसका, आता है सीड का। ठीक है। तो आज हम सीड पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीड को हम क्या बताएंगे। तो अगर सीड को डिफाइन करना हो तो सीड क्या है तो आप उसको बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि द सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होते हैं कि सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यह क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है सीड जिसे कहा गया है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप नोट कर लीजिए, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यानी कि मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया कि सीड क्या है। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। और इसके बारे में अगर कहा जाए तो इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज ओव्यूल्स। यानी आप कह सकते हैं कि यह प्रायः अगर देखा जाए तो यह फर्टिलाइज ओव्यूल्स का ही जो है विस्तृत रूप है। ठीक है ना, किसका, फर्टिलाइज ओव्यूल्स का। ठीक है। आगे सीड आर फॉर्मड इनसाइड फ्रूट्स। अब आप ये भी समझ गए कि सीड का जो निर्माण हुआ है
ठीक है, ये किसके अंदर हुआ है? फ्रूट्स के अंदर हुआ है। ठीक है, तो आप जो है इसको सेकंड पॉइंट भी नोट कर सकते हैं कि सीड्स आर फॉर्मड। ठीक है ना, इस तरह से आप इसका सेकंड पॉइंट भी नोट कर सकते हैं कि सीड्स आर फॉर्मड। ठीक है ना, सीड का यदि निर्माण हो रहा है तो किसके अंदर हो रहा है? फॉर्मड इनसाइड फ्रूट्स। क्या लिख सकते हैं? इनसाइड फ्रूट्स, इनसाइड फ्रूट्स। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं सीड को जो कि आपको जानना है। और इसके साथ साथ ए सीड टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड, यानी कि एक जो सीड होता है वह कितने पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सीड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना, टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड, तो किसमें? सीड कोट्स हो सकता है। ठीक है ना, सीड क्या है कि ये सीड कंसिस्ट ऑफ, आप लिख सकते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में नोट करके। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि सीड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है ना, किससे, क्या कि किससे किससे मिलके बना होता है? तो सीड कोट, क्या कह सकते हैं? एक तो होता है सीड कोट। ठीक है, सीड कोट होता है और उसके साथ कॉटिलीडन, क्या कह सकते हैं? कॉटिलीडन, ये होते हैं कॉटिलीडन। ठीक है ना, जिसे आप क्या कह सकते हैं? बीज पत्र कहते हैं। एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस, इसके साथ साथ एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं कि सीड में क्या क्या पाए जाते हैं? सीड कोट होता है, कॉटिलीडन्स होते हैं, एन एम्ब्रियो एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर आप देखते हैं कि द कार्टिलीडन्स, यानी इसके जो कार्टिलीडन्स होते हैं, जो बीजपत्र होते हैं, ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, यानी आप कह सकते हैं इसके जो कार्टिलीडन्स हैं वो क्या हैं? भ्रूण का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है ना, जो कि जनरली थिक, मोटा एंड स्वेलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। ठीक है ना, यानी कि ये क्या करते हैं? आहार को स्टोरेज या संग्रह करके ये मोटे और फूल भी जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लेग्यूम्स में देखते हैं। और इसके साथ साथ मेच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। तो आपको ये जानना है कि जो एक मेच्योर सीड होता है वह नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है और एक्स एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मेच्योर सीड क्या हो सकता है? नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है और एक्स एल्ब्यूमिनस भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, कैसे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो अब आप समझ सकते हैं कि जितने भी नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स के समय किसका? एंडोस्पर्म का कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है ना, पूरा का पूरा उपयोग कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? पी हो सकते हैं एंड ग्राउंड नट हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, एक मेच्योर सीड जो होते हैं क्या हो सकते हैं? एक मेच्योर जो सीड होते हैं वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं या एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो अब ये जो नॉन एल्ब्यूमिनस हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अभी हमने आपको बताया इसके एग्जाम्पल पी भी होते हैं और ग्राउंड नट होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल पी और
ग्राउंड नट इटसेट्रा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैं उसमें क्या किया जाता है कि इनका पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय इनका पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एल्ब्यूमिनस सीड की अगर बात करें, किसकी बात करते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड, जिसे आप एक्स एल्ब्यूमिनस भी कह सकते हैं। ठीक है, आर एक्स एल्ब्यूमिनस। तो जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वो क्या होते हैं, रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अब ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स, यानी जिस समय एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स स्टार्ट होता है उस समय ये कंप्लीटली पूरी तरह से कंज्यूम्ड नहीं हो पाते हैं, पूरा उपयोग इनका नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, वीट, मेज, बार्ली एंड कैस्टर। ठीक है, तो वीट भी हो जाता है, मेज भी होता है। इसके एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं कि WSEAT, वीट भी होता है और मेज भी होता है और वीट सेक्टर बहुत ढेर सारे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए एल्ब्यूमिनस सीड में और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, अब ओकेजनली अगर देखा जाए कि इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च होती है, एंड बीट या चुकंदर, उसमें भी आप देखते हैं कि रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट, यानी कि इसमें भी अगर देखा जाए तो हमेशा एक परसिस्टेंट के रूप में ये जो है लगा रहता है। ठीक है ना, दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस एज द पेरिस्पर्म, जिसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सी सीड के विषय में डिस्क्राइब किया गया है। अब इसके बाद में भी अगर देखा जाए तो और भी आगे सीड को डिस्क्राइब करना है। तो इसके पहले भी हमने आपसे बात किया था, इसके पहले वाले जो है पार्ट्स में, जिसमें हमने एंजियोस्पर्मिक ओयूल्स का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है ना, तो उसमें याद होगा कि उसमें कितने पार्ट्स में वो डिवाइड था। भाई ओयूल्स में आउटर और इनर इंटुगमेंट्स होती है जो कि उसको प्रोटेक्शन का कार्य करती है। ठीक है ना, उसके अंदर आपने क्या देखा था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के और भी सेंटर पे आप देखें तो एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक होता है तो यह अगर देखें तो एक स्मॉल पोर्स के द्वारा जहां ओपन होता है इसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और उसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, चलाजा होता है। ठीक है ना, अब आप कह सकते हैं एक ओयूल्स और किसके किसके बीच में फ्यूनिकल पाया जाता है, हीलम, ठीक है ना, के बीच में जो है फ्यूनिकल पाया जाते हैं। ठीक है ना, जो ये जंक्शन का या जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटुगमेंट ऑफ ओयूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोड। आप जानते हैं भी, हमने बताया कि जो इंटुगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीड को प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। ठीक है, और द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोड, यानी कि जो माइक्रोपाइल होते हैं वो एक स्मॉल पोर्स के रूप में सीड कोड में प्रेजेंट्स होते हैं। और दिस फैसिलिटेज एंट्री, यानी कि ये किस में सहायक होते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यानी कि ये ऑक्सीजन और वाटर जो है इनके सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एज द सीड अगर मैच्योर हो जा रहा है तो क्या होगा कि इट्स वाटर कंटेंट रिड्यूस्ड, जैसे ही सीड मैच्योर होता है तो उसका वाटर क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है ना, कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। तो भाई जब वाटर कम होगा तो सीड सूख जाएगा तो यानी आप कह सकते हैं 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास के द्वारा। ठीक है, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है बाई सीड की, जो नॉर्मल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो क्या हो जाती है, वो
ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, यानी कि वो एक प्रकार से बहुत धीमी प्रक्रिया में आ जाता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है ना। और उसके बाद में द एम्ब्रियो में बी इंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी। भाई जब उसका वाटर का लॉस हो जाएगा और उसके साथ उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो आप उसको क्या कह सकते हैं, यानी कि वह एम्ब्रियो उस समय इनएक्टिव, ठीक है ना, की कंडीशन में होगा, जिसे आप डॉर्मेंसी कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? डॉर्मेंसी, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो डॉर्मेंसी का मतलब आप समझ गए, जब सीड से वाटर रिड्यूस हो जाए तो वह सीड कैसे हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। अब जब ड्राई हो जाएगा तो फिर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी स्लो हो जाएगी और वह सीड क्या हो जाएगा? इनएक्टिवली रूप से जो है वो डॉर्मेंसी की स्टेट में पहुंच जाएगा। और भी आप कह सकते हैं कि अगर फेवरेबल कंडीशन आ गई उस सीड के लिए तो वह फेवरेबल कंडीशन में चाहे तो आप मॉइस्चर हो गया या ऑक्सीजन हो गई या कुछ सूटेबल टेम्परेचर उसको मिला तो क्या होगा? दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। कोई भी सीड है अपने फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि चाहे उसका टेम्परेचर हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर ये सब इसके फेवरेबल कंडीशन में जैसे ही आए वैसे ही इसमें क्या होता है कि सीड जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कि एज ओयूल्स मैच्योर इनटू सीड। भाई ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ओयूल्स मैच्योर इनटू सीड। अब आप क्या याद रखना है कि जो ओयूल्स होता है वो मैच्योर होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ओवरी डेवलप्स इनटू किस में? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किस में? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी ओवरी, ठीक है। तो ओयूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज द, आप कह सकते हैं इसको कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओयूल्स इनटू सीड, यानी कि ओयूल्स का स्थानांतरण सीड में हो जाता है एंड डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, यानी ओवरी जो है डेवलप्स करके किसमें? फ्रूट्स में बदल जाती है। दैट इज द सिमिल्टेनियसली द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल फ्रूट्स कॉल्ड पेरिकार्प। और इसी को अगर देखा जाए आगे कि जो ओवरी डेवलप्स करती है, ओवरी की वाल जो होती है वह किसकी वाल के रूप में? आप कह सकते हैं कि फ्रूट्स की वाल होती है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प क्या होता है? ओवरी की वाल जो होती है, ठीक है ना, वो डेवलप करके फ्रूट की वाल बन जाती है। और जब फ्रूट की वाल बन गई तो उसी को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। तो यह भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि पेरिकार्प, ठीक है ना, ओवरी की वाल है और वो किसकी वाल बन गई? फ्रूट की वाल। तो जब फ्रूट की वाल में कन्वर्ट हो गई तो उस प्लांट्स को हमने क्या नाम दे दिया? पेरिकार्प नाम दे दिया, ठीक है। अब द फ्रूट्स में भी फ्लैशी इन गुआवा। आप जानते हैं बहुत से फल जो होते हैं कैसे होते हैं? फ्लैशी होते हैं, गूदेदार होते हैं। अब ये सब फ्रूट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि आप गुआवा, हाँ, या आप ऑरेंज, मैंगो इट्सेट्रा। और में भी ड्राई भी हो सकते हैं, कुछ सूखे भी फ्रूट्स होते हैं एज इन ग्राउंड नट, जैसे मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये कुछ ड्राई में होते हैं। एंड मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। बहुत से फ्रूट्स में क्या इवॉल्व्ड होते हैं? जिससे कि सीड की एक कह सकते हैं कि प्रोसेस या क्रियाविधि इन्वॉल्व होती है। जो आप रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड डिस्पर्सल मैकेनिज्म टू यू हैव स्टडीज इन अर्लियर क्लास, यानी कि इससे पहले आप जो है सीड डिस्पर्सल के विषय में आप जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद में जब आगे की आप बात करते हैं
तो बहुत से इन मोस्ट प्लांट यानी और बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बाय द टाइम द फ्रूट डिवेलप्स, यानी कि वह एक समय ऐसे फ्रूट डिवेलप्स कर जाते हैं फ्रॉम द ओवरी से, ठीक है ना। बहुत से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ओवरी से किसमें कन्वर्ट हो गए, फ्रूट्स में डिवेलप्स हो गए, यानी अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट, और उसके अदर जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है, एंड फॉल ऑफ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जैसे ही ओवरी फ्रूट्स में डिवेलप्स हो गई, उसके अलावा अन्य भी जो फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फॉल ऑफ यानी कि गिर जाते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में। अब आगे की बात अगर कहा जाए तो इन ए फ्यू स्पीसीज, कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती हैं जिनमें कि आप कह सकते हैं कि जैसे एप्पल तो आप जानते ही हैं, लेकिन इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जैसे एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, कैस्यू हो गया, एटसेट्रा। इनमें फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, थाइलमस से हो रहा है। तो थाइलमस आल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और कैस्यू है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, स्ट्रॉ और साथ साथ बेरी, ठीक है ना। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और इसके साथ साथ कैस्यू भी होता है, ठीक है। ये तो ये जो है ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें इनका डेवलपमेंट ओवरी से ना होकर के कहाँ से होता है, थाइलमस से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब अगर फ्रूट्स का डेवलपमेंट कहाँ से, अगर ओवरी से हो, जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट किससे हो, ओवरी से हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। बात समझ गए। अगर ओवरी के अलावा फ्लोरल के किसी भी पार्ट से जब फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तब हम उसको हम क्या कह सकते हैं, फॉल्स फ्रूट, याद रखिएगा इसको, फॉल्स फ्रूट। ये परीक्षा में आपसे बहुत पूछा जाता है। तो यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब ओवरी से फ्रूट्स का डेवलपमेंट हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, यानी कि सत्य फल यही होता है। अगर फ्लोरल पार्ट के किसी भी पार्ट से जब फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो, ठीक है ना, जैसे कि थाइलमस, अगर ये थाइलमस के द्वारा आप कह सकते हैं अगर फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इस तरह के फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी कि ओवरी से जब फल का निर्माण होता है तो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। अब यह ओवरी के अलावा किसी भी अन्य फ्लोरल पार्ट से जब भी फ्रूट्स का निर्माण हो तो वो फॉल्स फ्रूट्स होंगे, यही डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर आपसे कहें कि भैया फॉल्स फ्रूट्स कौन सा है, तो एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और कैस्यू है। क्यों, क्योंकि इनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, थाइलमस से हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी, बहुत से फ्रूट जो होते हैं ओवरी से ही डेवलपमेंट्स होते हैं जिन्हें आप ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। आल्दो इन मोस्ट द स्पीसीज, और भी स्पीसीज जो होते हैं जिनमें फ्रूट्स आर द रिजल्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फल का निर्माण हो रहा है तो किसका रिजल्ट है, ये फर्टिलाइजेशन का ही रिजल्ट है, जिससे कि फल का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और भी बहुत सी कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती हैं जिसमें कि आप यह भी देखते हैं कि इन फ्यू स्पीसीज विच फ्रूट्स डेवलप्स, आप समझ सकते हैं कि कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जिनमें फ्रूट्स का डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, विथआउट फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट समझिएगा आप। पार्थिनोकार्पिक, क्या समझना है यहाँ पे, पार्थिनोकार्पिक, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है, नहीं भी लिखा रहे चाहे लिखा रहे, चाहे पार्थिनोकार्पिक पूछे चाहे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स पूछे, बात एक ही है। तो याद करिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक ट्रू फ्रूट्स जान गए।
फॉल्स फ्रूट्स की डेफिनेशन मालूम हो गई। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को भी जान लीजिए, ठीक है ना, कि ऐसे फ्रूट्स विच फ्रूट्स डेवलप्स विथआउट फर्टिलाइजेशन, किसके द्वारा हो रहा है, विथआउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड या नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है ना। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ये कैसे फ्रूट्स का निर्माण हो रहा है, विथ आउट फर्टिलाइजेशन, विथ आउट फर्टिलाइजेशन। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात किया जाए तो जैसे कि क्या होता है, बनाना, जैसे कि बनाना, ये क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। अब ये जो बनाना है, अगर देखा जाए तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में इसको जो है ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा इंड्यूस करके भी आप सीडलेस फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है ना। और भी इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आगे और भी बहुत से एंजियोस्पर्मिक ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से प्रश्न आपके कंपटीशन या एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि होता है एपोमिक्सिस, ठीक है, एक पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखना है, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस असंग जनन, ठीक है ना, एंड पॉलीइम्ब्रियानी, ये दो वर्ड और हो गए, पॉलीइम्ब्रियानी, क्या है, पॉलीइम्ब्रियानी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एपोमिक्सिस की बात करते हैं, जिसे असंग जनन कहते हैं। तो एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a few flowering plants such as some species, यानी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ जातियां आप नाम ले सकते हैं, एस्टेरेसिया एंड ग्रासेस, ये कुछ स्पीसीज हैं जिनका नाम क्या है, एस्टेरेसिया एंड ग्रासेस, हैव इवॉल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म, यानी कि एक विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है, क्रियाविधि होती है, जिसके द्वारा टू प्रोड्यूस सीड, जिसके द्वारा सीड क्या होते हैं का निर्माण होता है या सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं, किस द्वारा, विथ आउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विथ आउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस, ठीक है। तो विथ आउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आपके थोड़ा सा है इम्पॉर्टेंस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन, व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विथआउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, आप क्या कहेंगे भाई, जब फ्रूट्स का उत्पादन किया जा रहा है विथआउट फर्टिलाइजेशन से, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, तो दस एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई एपोमिक्सिस क्या है, एक प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किया गया निर्माण, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप थोड़े से ये पॉइंट्स याद रखिएगा, एपोमिक्सिस में भी विथआउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, एक स्पेशल मैकेनिज्म की प्रोसेस जिससे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन पॉलीइम्ब्रियानी की अगर बात किया जाए तो जो पॉलीइम्ब्रियानी होती है, नाम से ही पॉली माने क्या होते हैं, मैनी, सीड्स बहुत ढेर सारे, ठीक है ना, पॉलीइम्ब्रियानी। तो अगर पॉलीइम्ब्रियानी की बात किया जाए तो पॉलीइम्ब्रियानी को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पॉलीइम्ब्रियानी को कह सकते हैं मोर देन वन एम्ब्रियो, क्या कह सकते हैं, मोर देन वन एम्ब्रियो, यानी जब एक से अधिक भ्रूण, ठीक है ना, इन ए सीड रिफर्ड या इट्स नोन एज पॉलीइम्ब्रियानी, एक से अधिक एम्ब्रियो जब एक सीड्स में हो तो उसको आप क्या कहेंगे, पॉलीइम्ब्रियानी। तो इस तरह से आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब आप
कुछ होमवर्क है उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो जब आप अपना आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में तो इससे मालूम चलेगा कि आप कुछ ना कुछ अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग टर्म। कुछ टर्म हम देंगे जिसको आपको क्या करना है, करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस में करना है। तो ये आपका क्या कह दिया जाए, होमवर्क। होमवर्क में हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। ये आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस क्या है। पहले अब आप यहाँ पे समझिएगा, इसको आप सीक्वेंस सही करना है। तो पहले तो आपको हमने दे दिया पॉलन ग्रेन, क्या दे दिया, पॉलन ग्रेन दे दिया पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे स्पोरोजिनस टिश्यू दे दिया, क्या दे दिया, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू दे दिया। अब उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड, नेक्स्ट हमने आपको लिख दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया, ठीक है। और क्या है, पॉलन मदर सेल, नेक्स्ट हमने आपको दे दिया पॉलन मदर सेल, ये पॉलन मदर सेल हो गई। और मेल गैमीट, तो इसको आपको मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट्स। तो ये आपको करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस में आपको ये इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से दीजिए या तो फिर आप यूट्यूब पे जा कर के वहाँ कमेंट करिए, लेकिन हमें आपका आंसर चाहिए, ठीक है। इससे ये मालूम होगा कि आप कितना जागरूक हो करके स्टडी कर रहे हैं। फिर भी अच्छा रहा, आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश किया, संख्या पर्याप्त रही, और भी इस संख्या को बनाए रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम आपको इसी तरह से चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर आप तक हम पहुंचाते रहें, ठीक है। तो ये यहाँ तक आज आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ पार्ट 7 से, ठीक है। तो थैंक यू, आज यहीं तक।